लग रहा हूँ मैं? जी जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी आपके जाने पहचाने पहचाने सुरिंदर सिंह लाली साहब हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल आरजू जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे एक बार फिर कनाडा की और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो ट्विटर या एक्स के आजकल ओनर है एलन मस्क। उन्होंने कहा है कि जी वो अगली बार इलेक्शन जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आरजू जी, मुझे समझ नहीं आता कि ये इलॉन मस्क जैसे लोग हैं, ये रजीम चेंज पे कहाँ से इन्वॉल्व हो गए। मतलब ये व्यापारी आदमी है, मैं तो इनके बिजनेस कार्ड में कभी देखा नहीं कि इंग्लैंड के बारे में भी बोलते हैं, जर्मनी के बारे में भी बोल रहे हैं, और अब ये भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। और इनको जो 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 ट्वीट है उसमें लिखा है कि वहां भी रजीम चेंज करा दीजिए। तो ये क्या चल रहा है? मतलब ये जितने भी ये जॉर्ज सोरोस जैसे आदमी हैं, ये मतलब क्या हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया में पर्दे के पीछे से, भले वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये सरकारें गिनाते और बनाते हैं ये गोरे जो अपने सूट पहन के अपने बड़े बड़े घरों में अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो एलॉन मस्क तो ट्विटर और उसका एक्स का ओनर है और टेस्ला का है, ये रजीम चेंज कहाँ से, मुझे समझ नहीं आ गया ये उनके दायरे में कहाँ से आ गया। पर उससे पहले मैं आपको एक आदमी का तारुफ कराना चाहता हूँ। उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और वो अभी अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, और 34 उनके ऊपर फेलनीज हैं। हिंदी में फेलनी को कहते हैं गुंडागर्दी। एक कन्विक्शन है, 2 पेंडिंग केसेस हैं, 2 इम्पीचमेंट और 6 बैंकरप्सी हैं। अब ये इलॉन मस्क साहब की 3 साल पहले ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि ये अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के दोस्त बन गए हैं, नहीं तो इनके बिल्कुल विचार नहीं मिलते थे। तो देखिए किस लेवल की खिचड़ी पक रही है वहां पे, जहां पे ये जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, ये हमारे थर्ड वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड नेशंस के मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये आज के तो नहीं खेल रहे, हमेशा के खेल रहे हैं। और कई कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है बहुत हद तक इनके कंट्रोल में है। लेकिन अभी आपने जिक्र किया नए प्रेसिडेंट, जो नए तो नहीं कहना चाहिए, एक बार पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप का। आप कैसे देखते हैं उनका आना? क्या कुछ नया चेंज लेकर आएंगे या वही पुरानी ही पॉलिसीज आपको लग रहा है चलेंगी? ये जो मैंने 4-5 इनकी तारीफ में कसीदे पढ़ी, इसके बाद तो ये तो जाहिर है कि ये पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज बिजनेसमैन है। बेसिकली बिजनेसमैन है। तो पॉलिटिशियन बैगेज लाता है, भले ही वो नवाज शरीफ साहब की फैमिली हो या गांधी फैमिली हो, वो एक बैगेज लेके आते हैं। इनका कोई बैगेज तो है नहीं। तो इनकी तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इनको खुद ही नहीं पता ये नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योंकि ही इज अ वेरी ट्रांजैक्शनल काइंड ऑफ अ गाय। ये क्या, क्योंकि ये जब पावर में भी आए हैं तो ये अपोज करके आए, और जो जो उन्होंने अपोज किया है, अब ये उस सब पे खरे उतरेंगे या नहीं, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। वो कहते हैं जी मैं 24 घंटे में वॉर खत्म कर दूंगा। अब इसके बाद हम अगले वेबिनार में भी बात कर लेंगे कि 24 घंटे में यूक्रेन की वॉर खत्म हुई या नहीं। तो वॉक द टॉक करना और इलेक्शन से पहले बड़े बड़े कसीदे पढ़ना एक अलग चीज होती है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि इनके बारे में ये खुद भी नहीं जानते कि ये नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने इतने यू टर्न ले लेते हैं ये आपके तालिबान खान की तरह, कि ये इमरान खान साहब की तरह, कि इनका पता नहीं। पर ये जरूर है कि ये कुछ हट के जरूर करेंगे। अब वो हट के करने में कौन थले रौंदा जाएगा और किसकी जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि ही इज द मोस्ट पावरफुल गाय इन द वर्ल्ड। तो अब वो चाहे तो किसी कंट्री को बर्बाद भी कर सकते हैं और आबाद भी कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि लास्ट उनके कान में जो उनका एडवाइजर है वो क्या फूक के गया। अभी मारा लागो में लॉबिंग चल रही है जहां उनका घर है, तो वहां पे अब तो यही है कि किसको क्या कैबिनेट मिलेगा, किसने किस तरह की, हिंदी में लफ्ज होता है चाटुकारिता की होगी, मक्खन लगाया होगा। अब ये तो सवाल का जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि ये खुद भी नहीं जानते शायद वो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खैर सर उनके एडवाइजर्स तो यकीनन उनको कुछ ना कुछ एडवाइस कर रहे होंगे। लेकिन कमिंग बैक टू एलन मस्क, उन्होंने जो कुछ कहा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो अगले इलेक्शन में नहीं आ पाएंगे, तो उसमें नया क्या है? एक्चुअली सच बोलूं तो मुझे भी अन्याय नहीं लगा, मुझे सिर्फ उस सवाल में लगा कि जिस तरह से इलॉन मस्क साहब एक बिजनेसमैन व्यापारी होने के नाते और कंट्रीज को सर्टिफिकेट बांट रहे, रजीम चेंज की बात कर रहे हैं,
मुझे वो चीज थोड़ी अटपटी सी लगती है। मतलब कल को आपका सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे यहाँ से मुकेश अंबानी बोले कि मैं फलानी कंट्री की सरकार गिरा दूंगा, या अडानी बोले मैं फलानी कंट्री की सरकार बना दूंगा। बांग्लादेश में तो उन्होंने किया भी। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ ये डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल, रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इन सब की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ किस तरह से ये मुल्कों के मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं, ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं तो कभी कभी बोलता हूं कि अमेरिकन इलेक्शन में तो सारी दुनिया को वोट करना चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ इंपैक्ट होती है अमेरिका के इलेक्शन से। बिल्कुल ऐसा ही है, और सबकी नजरें बहुत ज्यादा थी अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर, और जिस तरह से ट्रम्प जीत कर आए हैं, और जैसे आपने भी कहा बहुत ज्यादा एलिगेशंस है उनके ऊपर। हमारे यहाँ तो वैसे कहा जाता है कि इस तरह के आदमी को जिसपे इतनी एलिगेशंस है उसको इलेक्शन में खड़ा ही ना करो, क्योंकि वो तो एक तरह से जैसे जेल से होकर आया है, या कह लीजिए कि तरह तरह की एलिगेशंस है अदालत की तरफ से भी, और किसी में से भी निकल नहीं पाए हैं। लेकिन अमेरिका में हमने ऐसा होता नहीं देखा, बल्कि लोगों ने उठकर वोट भी दिए हैं। ये क्या चक्कर है? बल्कि इन्होंने, ये अलग मैं सवाल का जवाब, इन्होंने तो उल्टा धमकाया भी है। वॉशिंगटन पोस्ट को धमकाया है इन्होंने, और जेफ बेजोस को धमकाया। तो ये उससे भी एक कदम आगे हैं। जैसे वो हमारे पंजाबी में कहते हैं, काका अगर मैं पावर में आ गया ना, फिर मैं तेरे से ठीक ठाक से बात करूंगा। तो इन्होंने तो वो सब किया है। अब आपने कहा कि रीजन क्या है। देखो आरजू जी, मैं समझता हूं कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा चीज कोई रेयर है तो वो है पेशेंस। मतलब मैं तो मजाक से कहता हूं कि आजकल तो हम मंदिर गुरुद्वारे जाके भी कहते हैं कि गॉड प्लीज गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप। तो अब क्या है कि 2 साल की उनकी डेमोक्रेट्स का रूल था, तो एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। प्लस बहुत से लोग हैं अमेरिका में जो कि इमिग्रेशन से खुश नहीं है। अब सारा अमेरिका तो हार्वर्ड वॉटन का नहीं पढ़ा हुआ है ना, उनका मिड वेस्ट भी है और उनकी अदर स्टेट्स भी हैं जहां पे ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें आप रेड नेक्स भी बोलते हैं, और रस्ट बेल्ट स्टेट्स भी हैं। तो आरजू जी, मैं जो समझता हूं कि जब अमेरिका का प्रेसिडेंट, और अब तो खैर इंडिया में भी होना शुरू हो गया, मुझे पाकिस्तान का तो शायद पता नहीं, कि ये बहुत बड़ी रिसर्च टीम्स के साथ चलते हैं। ये ऐसे ही नहीं जाके बोल देते जो इन्हें बोलना है। इनको रिसर्च मिलती है कि ये नहीं वो कहते कि जो ये कहना चाहते हैं, ये वो कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। तो इन इंग्लिश वी से दैट अ गुड पॉलिटिशियन इज समबडी हु कैचेस द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। मैं क्या करना चाहता हूं मैटर नहीं करता, लोग क्या सुनना चाहते हैं वो मैटर करता है। वो प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा, फंड्स हैं गवर्नमेंट में नहीं है, ये कोई नहीं देखता। बस पावर में आने के लिए एक वो हथियार बनता है और वो सारे लॉलीपॉप बांटते हैं। और दूसरा, डेमोक्रेट्स भी बहुत वीक रहे, उन्होंने खुद भी जगह इनके लिए एक्सीड की। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो बाइडेन साहब ने हटते हटते इतनी देर लगा दी कि तब तक काफी डैमेज हो चुका था। मतलब मैं अभी देख रहा था कि वहां पे भी ये शुरू हो गया है कि हैड ही वेकेटेड अर्लियर, मतलब वो साहब बेचारे इस उम्र में घर बैठे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन खिलाएं, वो उतर के प्लेन से कभी लेफ्ट चले जाते थे, कभी राइट चले जाते थे। तो अगर वो पहले चले गए होते और कमला हैरिस को होता तो शायद चांस था कि डेमोक्रेट्स इस रेस में आ सकते थे। खैर, पाकिस्तान की आपने बात की, तो पाकिस्तान में भी जो पॉलिटिशियन बात करते हैं वो भी वो नहीं कहते जो वो कहना चाहते हैं, वो कहते हैं जो कुछ लोग सुनना चाहते हैं। सब लोग नहीं, कुछ लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए बात करते हैं जी। जी, इसमें फर्क है। अगर आप बिना रिसर्च के जाओगे, मैंने 1-2 इलेक्शन हैंडल किए हैं इंडिया में भी, तो आप फिर उनके लिए नहीं बोलोगे जो कुछ सुनना चाहते हैं, आप उनके लिए बोलोगे जो ज्यादातर सुनना चाहते हैं। क्योंकि मैक्सिमम वोट इंडिया में भी, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान में भी, क्लस्टर से आती है। मैक्सिमम वोट लेस फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोगों से आती है, और उनके मसले और जो गुलबर्ग में रहते हैं उनके मसले बहुत फर्क हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं उनके मसले बहुत फर्क हैं। तो जब आप रिसर्च टीम के थ्रू जाते हो तो फिर आप वो कहते हो जो आवाम सुनना चाहती है। क्योंकि आई एम श्योर वहां भी होता होगा जब वोटिंग होती होगी तो कोई मरी चला जाता होगा और कोई इस्लामाबाद से चला जाता होगा, क्योंकि उनको वोट जो है वो वहां से मिलती है। वो जो क्लस्टर है, जो ज्यादा गरीब तबका है, मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, पर उनसे मिलती है वोट। तो ये थोड़ा फर्क रहता है।
लेकिन सर अब सारी दुनिया की नजरें जो थी वो यूएस इलेक्शंस के ऊपर थी, और ऐसा लग रहा था कि जब हमारे अपने यहाँ इलेक्शंस होते तब हम इतने परेशान नहीं हो रहे थे जितना कि हम यूएस इलेक्शन के टाइम पर थे। और एक बार फिर उम्मीद तो लोगों को काफी आखिर में जाके हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ही आएंगे, हालांकि उनके ऊपर फायरिंग भी हुई, क्या कुछ हुआ। लेकिन फिर भी आपके ख्याल से भारत के 60 टर्म्स कैसे रहेंगे? उतने के साथ ही सबसे पहले तो मोदी जी ने कॉल कर दिया और उन्होंने उनको माय फ्रेंड कह के भी पुकारा, तो ये भी हमारे यहाँ जो है, मतलब जो ट्विटर पे मैसेज किया था मोदी जी की तरफ से, उसमें उन्होंने काफी खुशी और काफी दोस्ताना उसमें हमें देखा। ये भी नहीं, इससे पिछली बार में भले वो हार गए, मोदी जी ने उनके साथ रैली की थी, वहां मेरे ख्याल 30 से 40 हजार थे, और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी दिया था। आरजू जी, इसमें मैं थोड़ी अपनी पॉलिटिशियंस की पीठ थपथपाना चाहूंगा। आप देखो कि हिंदुस्तान की जो सियासत है, जो सियासतदान है, मोदी जी हैं या जयशंकर हैं, वो कम बोलते हैं और वो नपतुला बोलते हैं। उन्होंने दोनों तरफ रिश्ते बना के रखे हुए हैं। वो ये नहीं कि जैसे इमरान खान साहब आए तो मुझे अमेरिका का फलाना सेनेटर हटा रहा है, ये डिसाइफर लीक हो रहा है, वो पंगे नहीं लेते। तो आप देखिए कि अगर आप जाके देखें कि इससे पहले भी जो हमारी डिस्पेंसेशन है, उन्होंने ना इसके साइड ज्यादा ली ना उसकी ली, क्योंकि हमारे जो सियासतदान है वो बहुत ज्यादा मंजे हुए हैं। मतलब मोदी जी आरएसएस से आते हैं, तो उनकी पब्लिक डीलिंग, अगर जिनकी उतनी उम्र है उसमें 80% उनकी पब्लिक डीलिंग रही है, पब्लिक से जुड़े लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक से जुड़ा आदमी नहीं है, वो ट्रंप टावर में रहता है जो 5th एवेन्यू के पास, वो अपने हवाई जहाज में घूमता है। तो हमारे साथ रिश्ता अच्छा रहने के दो रीजन है, क्योंकि एक, अमेरिका को हमारी जरूरत है। अमेरिका और चाइना दोनों आपस में भिड़े हुए हैं, उनमें राजीनामा हो नहीं सकता क्योंकि दोनों में आपस में लड़ाई है। अमेरिका को अगर चाइना को काउंटर करना है तो बिना इंडिया के काउंटर कर नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी, फैक्ट्री टू द वर्ल्ड, इंडो पैसिफिक के अंदर, तो हमें अमेरिका को हमारी जरूरत है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मर्जी बोलते फिर, हालांकि मोदी साहब के बारे में बहुत बढ़िया बोलते हैं, पर जब उनके सलाहकार उनको समझाएंगे भी, अगर उन्होंने कहीं उल्टा सीधा बोल भी दिया होगा कि सर हम दोनों जगह नहीं वॉर छेड़ सकते, हमने चाइना से छेड़ी हुई है, इंडिया को हमें ठीक है, हम उनको पन्नू के मामले में खींचेंगे, थोड़ा सा हम कहेंगे अपना इंश्योरेंस का सेक्टर खोल दो, ये खोल दो, खींचतान चलेगा। पर मुझे नहीं लगता कि जो हमारी मैच्योर लीडरशिप है और जो हमारी अब इस समय ग्लोबल पोजीशन है, अमेरिका हमें भी नाराज करके अपनी जो अमेरिकन हेजीमनी है उसको दुनिया में बढ़ा सकता है। अमेरिका कुड बी स्टिल द बिगेस्ट इकोनॉमी, बट अमेरिकन प्रभाव, अमेरिकन हेजीमनी इज अप फॉर रिविजन। अब इनकी इतनी सुनता नहीं है, कोई 2 वॉरें छेड़ दी हैं, उन दोनों में इनके पल्ले पड़ जाएंगी, दोनों पड़ी हुई है 2-3 साल से, तो एक वॉर तो अब इन्हें इंडिया की जरूरत है, हमारी मार्केट की जरूरत है। और हम पेपर भी बहुत अच्छे हैं देखने में, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, हम अंग्रेजी भी बोलते हैं, हमारा डायस्पोरा भी स्ट्रांग है, हमारी सॉफ्ट पावर भी है, हमारी इकोनॉमी भी है, हमारी इमर्जिंग मिडिल क्लास भी है, और हम चाइना के बगल में भी हैं। तो इतने सारे फैक्टर, मुझे नहीं लगता कि मतलब हमें करेंगे तो अपना ही काम खराब कर सकते हैं, जो मुझे लगता नहीं वो करेंगे, क्योंकि उनके लिए बिजनेस बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने अपने इक्विपमेंट बेचने, अपने ड्रोन्स बेचने, तो वो कौन खरीदेगा? किसके पास है $31 बिलियन के ड्रोन? कौन लेगा उनसे? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर सबसे ज्यादा जो लोग डिस्कस कर रहे थे, जहां तक मैंने सुना, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जो भी नया प्रेसिडेंट आएगा, जो कि अब आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो जो वॉर्स चल रही हैं, चाहे वो हमास और इजराइल के बीच में हो, और जिसमें कि फलस्तीन में काफी नुकसान हो रहा है, उसको भी वो रोकेंगे, और रशिया यूक्रेन वॉर को भी वो रोक देंगे। आपने भी कहा कि उन्होंने कहा जी मैं 24 घंटे में रोक दूंगा। खैर वो तो वो अजीब ही बात कर रहे हैं, ऐसे चमत्कार तो वो नहीं दिखा सकते। लेकिन क्या वो सिंसियरली रोकने के लिए काम करेंगे? क्योंकि अमेरिका का तो नुकसान ही है, उसके तो हथियार बिक रहे होते हैं ना इन जंगों में। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आप जब ऑपोजिशन में होते हो, हमारे एक फेमस लीडर हैं लालू प्रसाद जी, तो एक दफा स्पीच दे रहे थे फैमिली प्लानिंग के ऊपर, तो उनसे पूछा कि आपके माशाल्लाह 7-8 बच्चे हैं, तो आप कैसे बात कर रहे हो फैमिली प्लानिंग की? तो वो कहते भैया तब हम ऑपोजिशन में थे ना। तो ऑपोजिशन में, इलेक्शन कैंपेन में आपका काम है अपोज करना, क्योंकि अगर मैं अपने ओपोनेंट को अपोज नहीं करूंगा तो मुझे वोट कहां से मिलेगी? तो कहने और कथनी में बड़ा फर्क है। अब आगे आपके सामने भी खुल जाएगा। उन्होंने कहा मैं 24 घंटे में वॉर खत्म कर दूंगा। कौन सी वॉर 24 घंटे में खत्म होती है?
टाइम लगता है, बट वही है कि इलेक्शन है, जैसे आप बाज दफा कहते हैं कि चूरन बेचना, चूरन बेच दिया, और ठीक है एक बार पावर आ गई तो फिर ठीक है, फिर उसको घुमाएंगे बात को। आपकी लालू प्रसाद साहब की बात से मुझे भी याद आया, हमारे यहाँ एक एक्टर हुआ करते हैं, तो वो किसी जमाने में टीवी पे ऐड आता था, बच्चे दो ही अच्छे। तो वो किसी इंटरव्यू में आए तो किसी ने उनसे कहा कि आप कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, तो आपके तो 5 बच्चे हैं, कहते हैं उनमें से 2 ही अच्छे हैं, तो इसलिए मैं उसमें चला गया। तो ऐसा भी होता है। लेकिन बहरहाल अमेरिका सुपर पावर है, आप कोई माने या ना माने, इस वक्त अमेरिका की हालत काफी, लोग कहते हैं जो वहां रहते हैं जैसे साजिद तारसा वगैरह, ये काफी खराब है। लेकिन इसके बावजूद वो एक, उसने अपनी एक चौधराहट रखी हुई है हर एक के ऊपर, खास तौर पे पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज पे। चाइना के साथ आप कैसा देख रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ेगा अमेरिका? आप देख लीजिए, शी जिनपिंग ने पिछली बार तो 2 हफ्ते लगाए थे कंग्रेचुलेट करने में, फट से कर दिया। एक्चुअली देखिए, अगेन अमेरिका, देखिए 2 चीजें आप देखिए, अमेरिका ने जो दुनिया में अपनी चौधराहट फैलाई तो हल्ला मचा के फैलाई, यहां अटैक कर दिया, वहां अटैक कर दिया, यहां जहाज भेज दिए, वहां अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया। चाइना ने वो काम नहीं किया। चाइना चुपचाप से दीमक की तरह अंदर से कंट्रियों को खाता रहा और उन्हें अपना मोहताज बनाता रहा, उनकी सॉवरेन डेट लेता रहा, सी के रूट्स क्लेम करता रहा, पोर्ट्स लेता रहा। तो ये फर्क है, और चाइना समझदार है। लेकिन चाइना को एक चीज ये भी पता है कि अगर अमेरिका चाइना से पंगा लेता है तो आरसू जी, अमेरिका में हैप्पी मील के टॉय, कपड़े, ये छोटी छोटी चीजें कहां से आएंगी? अमेरिका कुछ बनाता तो नहीं है इतना, वो तो सिर्फ R&D में जो उन्होंने पैसे कमाए हैं। तो चाइना से जितना मर्जी ये हल्ला कर ले अमेरिका वाले, चाइना के बिना इनकी गति नहीं है। बल्कि मैं समझता हूं कि एक अमेरिका की जो सबसे बड़ी गलती रही है, मैं मतलब बड़ी बात बोल रहा हूं, वो थी कि जब इन्होंने चाइना को बिल्ड किया, क्योंकि चाइना किसका प्रोडक्ट है? अमेरिका का तो प्रोडक्ट है। सारा अमेरिका की जो फैक्ट्री है वो चाइना ही है, यूरोप की तो है ही है। जब इन्होंने चाइना को बिल्ड किया तो तब उनको इंडिया को भी उस समय साथ में बिल्ड करना चाहिए था। अब इन्होंने चाइना इतना बड़ा मॉन्स्टर बना दिया कि वो तो साहब है कि ये हड्डी ना निकल सकती है ना आ सकती है, क्योंकि चाइना अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो FMCG प्रोडक्ट्स और कितनी चीजें जो अमेरिका बनाता नहीं, अमेरिकन वो बनाना नहीं चाहते, लेबर महंगी है, कंट्री डेवलप्ड है, तो कहां से बनाएंगे? तो चाइना भी समझता है, चाइना समझदार है, ट्रम्प साहब की तरह, मतलब पहले गोली चला के फिर नहीं पूछता कि कौन मरा था। पर चाइना के बिना अमेरिका चल नहीं सकता और नहीं पाएगा, और इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम के चाइनीज इकोनॉमी द वे इट इज विल बी बिगर देन दी अमेरिकन इकोनॉमी। पर इसमें अब इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अमेरिका से चाइना 7-8-10 हजार किलोमीटर दूर है। वो वहां से अगर उसको कंट्रोल करना है तो हमें तो बिल्ड करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम बिल्ड नहीं होंगे तो चाइना और बड़ा होगा और अमेरिका के लिए और बड़ा हौवा बनेगा। तो इस समय हम बहुत बढ़िया फेंस पे बैठे हैं, हम यहाँ भी मिठाई दे देते हैं और यहाँ भी मिठाई दे देते हैं, जो भी जीतेगा हम उसका मिठाई दे देते हैं, क्योंकि हम दोनों तरफ बना के रखना चाहते हैं। क्योंकि हमें अपनी ग्रोथ चाहिए, हमें रशिया भी चाहिए, हमें अमेरिका भी चाहिए, हमें चाइना भी चाहिए, हमें इजराइल भी चाहिए, तो हमें तो सब चाहिए ना। लेकिन सर अभी तो खैर चाइना के साथ आपकी बातचीत भी शुरू हो गई है, और बॉर्डर की टेंशन भी जो है वो काफी हद तक कम हो गई है। उसमें हो सकता है कि अमेरिकन इलेक्शंस का भी कुछ ना कुछ लोग कह रहे हैं कि हाथ है, कि उससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप आते जल्दी जल्दी चाइना ने ऐसा कर लिया। लेकिन ये कुछ आर्टिफिशियल तरीके से नहीं है, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं लग रहा कि ये जो दोस्ती यारी दिखाई जा रही है। भाई चाइना का तो आपको पता है वही हिसाब है कि आप किसी भी चीज को उनकी सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना इतनी लेयरिंग में चलता है कि पता नहीं उनके हाथी के दांत खाने वाले और होते हैं तो दिखाने वाले और होते हैं। इसलिए मैं चाइना को इतनी जल्दी सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। पर क्योंकि चाइना की इंटरनल इकोनॉमी भी सफर कर रही है, अंदर अनरेस्ट भी है, आपके पास भी फंस गया आपकी कंट्री में, तो वो आदमी बेचते हुए डर रहे, कह रहे भाई साहब बेल्ट रोड इनिशिएटिव तो छोड़ो, आप हमारे आदमी चटका देते हो हर थोड़े दिन के बाद। तो चाइना को एक चीज समझ आ चुकी है कि अब वो इंडिया को 60-62 वाली वॉर की तरह दबा नहीं सकता, क्योंकि अगर अमेरिका हमें बिल्ड कर रहा है तो चाइना का भी इंटरेस्ट होगा कि वो हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे, क्योंकि हमारा राइज चाइना के लिए इफेक्ट करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चाइना एक स्टेप पीछे आया है। पीछे उनके न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल था जो कि कभी नहीं था। तो मुझे लगता है कि चाइना को भी समझ आ गया कि अब मैं इंडिया को कालीन के नीचे नहीं झाड़ू देके मार सकता, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो ये अमेरिका के नजदीक चला जाएगा, और इंडिया अमेरिका के नजदीक जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान तो चाइना को है उसके अंदर।
नहीं सर, वैसे हमेशा से मैं तो यही कहती हूँ कि जियो और जीने दो की पॉलिसी होनी चाहिए हर कंट्री की, और इसी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, वरना एक दूसरे का नुकसान करके फायदा कोई नहीं है, अपना खुद का भी नुकसान होता है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। थैंक यू सर, थैंक यू।